हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल लॉ के पेपर में आपको क्या छोटी छोटी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कल के एग्जाम में, कल आपका एग्जाम है, तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और जो मैंने भी फॉलो करी थी। सबसे पहले सर क्या आता है, सेक्शन। लॉ के पेपर में सेक्शन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या इसके मार्क्स मिलते हैं? जी हाँ, इसकी भी वेटेज होती है, आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको सेक्शन नंबर जरूर कोट करना है। अदर लॉज के आपको नहीं भी याद है तो कोशिश करो कि एटलीस्ट कंपनीज एक्ट में, और कंपनीज एक्ट में भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे स्पेशली डायरेक्टर्स वाले जो चैप्टर्स हैं, उनके आप सेक्शन नंबर जरूर याद करके जाएं और उसको सेक्शन नंबर को जरूर लिखें। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आप कैसे सोल्व, कैसे एक फॉर्मेटिंग, प्रॉपर फॉर्मेट होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ कर कि वो कौन से सेक्शन की ओर रेफर कर रहा है, तो आपको सबसे पहले उसी से स्टार्ट करना है कि एज पर सेक्शन नंबर दिस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है ना? जिस भी एक्ट का जो भी सेक्शन आपको याद है वो जरूर लिखना। देखिए, आप अभी देख सकते हो मैंने अपने पेपर में सारे सेक्शन जहां जहां मुझे ध्यान थे वो ऐसे लिखे हैं। आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि जहां जहां जरूरत थी वहां मैंने सेक्शंस रेफर किए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको जहां पर सेक्शंस नहीं आते हैं वहां पर आप क्या लिखें? एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जैसे ये आंसर आपके सामने, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का मुझे सेक्शन नहीं आता था तो मैंने लिख दिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ ये। ठीक है ना? तो आप इतना लिख दिया। एक चीज ध्यान रखिए, गलत सेक्शन आपको नहीं लिखना है। गलत सेक्शन लिखोगे तो चाहे आपका आगे का कंटेंट सही भी होगा ना तो भी उस पर पूरा क्रॉस लग जाएगा। गलत सेक्शन मत लिखना। नहीं आता तो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, और सेक्शन आता हो, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, तभी उस सेक्शन को वहां पर लिखना है। ठीक है ना? क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है सर? सबसे पहले एज पर सेक्शन ये ऑफ दैट करके उस प्रोविजंस को समझाओ कि सर ये प्रोविजंस कहते हैं, लॉ के प्रोविजंस ये हैं। फिर ब्रीफ फैक्ट्स बताओ। पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना होता फैक्ट्स के नाम पे। ब्रीफ फैक्ट्स बता दो कि इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, और फिर उसके बाद बताओ कि उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग और इस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है कि क्या होना चाहिए इसमें। अपना बता दो जो आपका आंसर है। और उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन अलग से जरूर लिखना प्लीज। प्लीज कंक्लूजन के अलग से मार्क्स होते हैं। मैंने आपको ऑडिट की सर्टिफाइड कॉपी में भी दिखाया था कि सिर्फ कंक्लूजन लिखने का अलग से 1 नंबर दिया हुआ था। भले आपका पूरा आंसर सही है, लास्ट में कंक्लूड जरूर करके आओ। देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद जो कंक्लूजन था उसको हाईलाइट कर दो, कैपिटल लेटर्स में लिख दो, अंडरलाइन कर दो, उसको बॉक्स में डाल दो, जैसे मर्जी डाल दो। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एग्जामिनर को क्लियरली दिखना चाहिए कि भैया देख, मैंने कंक्लूजन लिखा है और ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। ठीक है जी। दूसरा, अगर कहीं पर भी प्रोविजंस के अंदर आपको नंबर्स डालने पड़ रहे हैं, डिजिट्स डालने पड़ रहे हैं, तो उसको, जैसे न्यूमेरिकल चीज है तो उसको न्यूमेरिकल में ही लिखो, आप उसको टेक्स्ट में मत लिखो। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या था आपका 100 है या 14 है या फिर 1/10, कुछ भी आप लिखो तो इसको आप न्यूमेरिकल मैथ्स वाले टर्म्स में ही लिखो। अगर आप वैसे स्पेलिंग में लिखोगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल में कि 1/10 100, तो हो सकता है एग्जामिनर को क्लियरली ना दिखे, ना विजिबल हो। तो मेक श्योर जहां पर भी ये आपकी मैथमेटिकल टर्म्स आती है उनको आप मैथमेटिकल टर्म्स में ही लिखो, इसको नंबर्स के टर्म्स में ही लिखें। केस लॉज, कुछ कुछ हमारे सेलेक्टेड केस लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप जरूर मेंशन करें। आप देख सकते हैं मैंने भी इस क्वेश्चन में एक राजा मुंदरी इलेक्ट्रिक करके जो हमारा केस लॉ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था, इसको मैंने यहाँ पर रेफर करा है। तो मेक श्योर जहां भी आप केस लॉ लिखें उसको जरूर अंडरलाइन करेगी। भाई अगर आप इतना याद करके गए हो तो एग्जामिनर को दिखना चाहिए, उसको दिखाओ कि देख, मैंने केस लॉ याद करा और मैंने लिखा है, मुझे इसके नंबर दे। ठीक है ना? तो जहां भी आप केस लॉ लिखो उसको अलग से हाईलाइट कर दो कि एग्जामिनर को आंसर शीट खोलते दिखना चाहिए कि यहाँ पर केस लॉ मेंशन करा हुआ है। करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखें। आप देख सकते हो मेरे सभी आंसर्स में, सभी पेपर्स में क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्लियरली लिखें। हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करें, नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करें। हाँ, थोड़ा सा लूज लूज खुला खुला लिखिए। ठीक है ना? ऐसे मत करना कि आप आंसर कर रहे हो, आपका आंसर भी करेक्ट है, लेकिन आपने वो पूरा एक पैराग्राफ में बना करके रख दिया, पूरा बड़ा एक पैराग्राफ, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। पहले एज पर सेक्शन, सेक्शन को हाईलाइट कर दो। ठीक है ना? प्रोविजंस, प्रोविजंस के बाद एक लाइन छोड़ के फिर ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में बताओ कि क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या हैं। फिर थोड़ा सा बताओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है, कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, और फिर फाइनली कंक्लूजन दे दो, 1 लाइनर 2 लाइनर में, कि ये फाइनली कंक्लूजन बनता है। एक एक लाइन छोड़ करके दो। आपने एग्जाम फॉर्म के पैसे भरे हैं, ठीक है ना? आप कितनी भी शीट्स ले सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे हैं उस चीज़ के। तो बेवजह फालतू सिली मिस्टेक्स के कारण अपने मार्क्स लूज नहीं करना है, कि पता लगे आप सिर्फ इतना मतलब बिल्कुल टाइट टाइट कंजस्टेड लिख के आ रहे हो जिससे एग्जामिनर को आपका कुछ कंटेंट दिख ही नहीं रहा है, इस चक्कर में आपके नंबर काट रहे हैं। आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, आपको ये इमेज बनानी है कि मैं इंटेलिजेंट और मुझे आता है। तो खुला खुला लिखें, क्लियरली लिखें, सेक्शन नंबर लिखें। और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉ के अंदर भी कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट लिखना है, कहीं पर लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी जब लिख सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, या फिर लिख सकते हैं एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ कुछ जो लीगल टर्म्स वाले कीवर्ड्स जो होते हैं ना, उनको कोशिश करें जहां जहां आपको याद आए वैसे ही लिखना। एक क्वेश्चन जो बच्चों का आता है कि सर क्या हमें सेक्शन की लैंग्वेज एज इट इज आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि सेक्शन की लैंग्वेज मुझे एज इट इज नहीं आती तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। कंटेंट सही होना चाहिए। एज इट इज किसी से याद नहीं होता, एज इट इज याद रखने की जरूरत भी नहीं है। कंटेंट सही होना चाहिए कि ये सेक्शन बोलता क्या है। अब आप मेरी आंसर शीट अगर देखना चाहो तो आप सर्टिफाइड को भी देख सकते हैं, किसी में भी एज इट इज सेक्शन की लैंग्वेज आपको नहीं दिखेगी। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन वो कंटेंट बस सही लिखा है। तो मेक श्योर अगर ये आप चीज़ों का ध्यान रखें, पेपर को ध्यान से पूरा करें। कुछ कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि अगर हमें कोई सेक्शन बड़ा अच्छे से आता है, कोई चैप्टर में अच्छे से आता है, तो उसमें हम फालतू ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान डालने लग जाते हैं
कि मुझे ये आता है तो मुझे जितना ज्ञान था वो सारा डाल दूँ। तो ज्ञान डालो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखो कि आप टाइम टाइम आपका कम ना पड़ जाए। कहीं ये ना हो कि आप एक क्वेश्चन में तो इतना ज़्यादा ज्ञान आपने डाल दिया और उस चक्कर में आपने इतना टाइम वो एक्सीड कर दिया कि आपसे बाकी बचा हुआ पेपर पूरा करने का आपको टाइम ही नहीं मिला। ठीक है ना? तो मेक श्योर टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग ऑफ द पेपर से। थ्योरी पेपर में वैसे भी टाइम लगता है लिखने में, लेंदी पेपर आ रहे हैं, वैसे भी हम देख रहे हैं कुछ कुछ टफ कुछ कुछ लेंदी पेपर्स आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप टाइम पे पूरा करें, स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलें। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करके अपने आप पे विश्वास रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पेपर करके आए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।